नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान बहुत ही दर्दनाक है। हादसा, मृतकों के परिवार वालों की आर्थिक मदद की जाएगी। मामले में जांच हो रही है। घायलों के उपचार के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आश्वस्त कर रहे हैं कि परिवार को पूरी मदद दी जाएगी, पूरी सहायता दी जाएगी। मृतकों के परिवार की आर्थिक मदद से लेकर अपराधियों को सजा दिलाने तक सरकार लगातार काम कर रही है। घायलों के उपचार के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं इस नए मामले में। अब क्योंकि देखिए बारिश के कारण कई जगहों पर दीवारें ढह गई। अब यहां पर खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं और घायलों के उपचार की जरूरी दिशा निर्देश की बात भी वो कह रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा उन्हीं के पास है। लखनऊ से ये बड़ी खबर। इस बीच आपको बता रहे लखनऊ में दीवार ढहने से 9 लोगों की जान चली गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान बहुत ही दर्दनाक हादसा है। मृतकों के परिवार की आर्थिक मदद मामले में जांच हो रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा घायलों के उपचार के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे। मेदांता में मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा है। मुलायम सिंह यादव के हालचाल जानने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। देखिए आज दिल्ली पहुंचे हैं और अब फिलहाल मेदांता अस्पताल में पहुंचे मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए। इससे पहले आजम खान से मुलाकात की भी जानकारी थी कि आजम खान क्योंकि डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से, गंगाराम अस्पताल में उनका भी इलाज चल रहा था। अब जानकारी है कि मुलायम सिंह यादव का भी हालचाल जानने अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे। आमतौर पर उनका इलाज मेदांता अस्पताल में ही होता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे। मेदांता में मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा है। उनका हालचाल जानने के लिए अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। अध्यक्ष अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे। मेदांता में मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा है। आज दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव अब फिलहाल अपने पिता का हालचाल जानने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। अखिलेश यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं अपने पिता पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का हालचाल जानने के लिए। मुलायम सिंह यादव का इलाज चल रहा है मेदांता में वो इस वक्त हैं और अब उनसे मुलाकात के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हैं। देखिए बढ़ती उम्र के कारण मुलायम सिंह यादव की काफ़ी बार तबीयत खराब हो जाती है। इस बार मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं और मेदांता अस्पताल में अखिलेश ने उनका हालचाल जाना है, वो वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि उनकी आजम खान से भी मुलाकात है, उनका भी हालचाल जानने वो जाएंगे। इससे पहले आजम खान की एंजियोप्लास्टी हुई है। उनकी नसों में ब्लॉकेज था जिस कारण से उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है और अब उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है। फिलहाल अपने पिता का हालचाल जानने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं अखिलेश यादव। और वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जामिया अबू फजल के डी ब्लॉक 48 नंबर एक निजी फ्लैट पर पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने आजम खान के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इस मौके पर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी ने जायजा लिया। देखिए। आजम खान से मुलाकात यादव का काफिला यहाँ से निकल रहा है। जामिया नगर का ये एक घंटे तक मुलाकात पे देखिए
फ्लैट में और यहाँ से आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं और यहाँ से अखिलेश यादव निकल रहे हैं। आप अखिलेश यादव का ये काफिला यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे अखिलेश यादव के साथ अब्दुल्ला आजम खान भी है और अखिलेश यादव बाइक दे दीजिए, अखिलेश जी बाइक दे दीजिए, मना कर रहे हैं। यहाँ पे आप अखिलेश यादव के साथ अब्दुल्ला आजम भी मौजूद है और यहाँ से उनका काफिला निकल चुका है और करीब 1 घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात चली है और ये काफिला अखिलेश यादव का यहाँ से जाते हुए, क्योंकि अखिलेश यादव की बात करें तो लगातार पहले कई दिनों से गया है और यहाँ पे अखिलेश यादव का काफिला है वो निकल रहा है जामिया नगर के इलाके से। गाड़ी है वो निकल रही है क्योंकि आजम खान का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और आजम खान आज ही उत्तर प्रदेश भवन से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और करीब ये कोशिश की गई थी कि ये मुलाकात गुपचुप तरीके से हो और ये आप देखिए फ्लैट है, पीले रंग का जो बिल्डिंग दिख रही है उसी फ्लैट में ये मुलाकात हुई है। अब्दुल्ला आजम खान की बात करें या आजम खान की बात करें, दोनों लोग यहाँ में मौजूद थे। चूंकि अब्दुल्ला आजम खान जो कि आजम खान के बेटे हैं वो खुद अखिलेश यादव की गाड़ी में यहाँ से निकले हैं और निश्चित तौर पे ये मुलाकात काफी अहम इसलिए भी माना जाता है। तुप तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। पीयूष जायजा ले रहे थे। अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। जैसा हमने बताया आपको कि उनकी नसों में ब्लॉकेज थी जिस कारण से उनका इलाज सरगंगाराम अस्पताल में चल रहा था। वहां से वो हाल ही में डिस्चार्ज हुए हैं और यूपी भवन से अब यहाँ इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं जहां पर अखिलेश यादव की उनसे मुलाकात हुई है। अगली खबर गाजीपुर से है। मुख्तार अंसारी और करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्तार अंसारी के मकान को पुलिस ने कुर्क किया है। 25 लाख की कीमत का मकान कुर्क हुआ। मोहम्मदाबाद के दर्जी टोला स्थित मकान पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ भी एक्शन। अफजाल अंसारी की 1 करोड़ 85 लाख की जमीनें कुर्क हुई हैं। शक्करपुर गांव में अफजाल अंसारी की जमीनें थी। मुख्तार के गुर्गे काजू कुरैशी की भी 40 लाख की संपत्ति कुर्क हुई है। मुख्तार अफजाल की कुल 2 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी भी सीज हुई। तो लगातार मुख्तार अंसारी के करीबियों पर भी गाज गिर रही है और तमाम संपत्तियां कुर्क की जा रही है। उसके गुर्गे की, उसके भाई की। मुख्तार अंसारी, उसके भाई और उसके गुर्गों की करोड़ों की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। और लखनऊ में इस बार आफत की बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ गिर गए। विक्रमादित्य मार्ग पर भी कई पेड़ धराशायी हो गए। हालांकि वीवीआईपी इलाका, लेकिन उसके बावजूद यहां जरा देखिए किस तरीके से परेशानियों का सामना और जल भराव की समस्या यहां पर भी नजर आई। आमतौर पर जब भी देखिए मूसलाधार बारिश होती है आमतौर पर पेड़ गिर जाते हैं और इस बार यहां लखनऊ की कई सड़कों पर कमोबेश यही स्थिति देखने को मिली। यहां पर पेड़ गिर गए जिस कारण से कई रास्ते रुक भी गए। ये विक्रमादित्य मार्ग जहां पर तमाम वीवीआईपीज के घर हैं। खबर लखनऊ से है। मूसलाधार बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी की पोल। एक दिन की बारिश ने नगर निगम के दावे फेल कर दिए। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों का बजट खर्च हो रहा है। हर साल पानी निकासी को लेकर जिम्मेदार अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं। मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर जल जमाव की समस्या। शहर की वीवीआईपी इलाकों में ही जल भराव की समस्या है तो आप बाकी के और इलाकों का अंदाजा लगा सकते हैं। राजधानी लखनऊ समेत समूचे उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से जल भराव की समस्या जगह जगह पर हो गई है, लेकिन राजधानी लखनऊ में बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि जो पानी है अगर जल भराव होता है उससे निपटने की पूरी तैयारी है। सामने का नज़ारा देख लीजिए। इस समय पंपिंग सेट लगा करके यहाँ से पानी निकाला जा रहा है। बाकायदा 2 पंपिंग सेट लगे हुए हैं। तमाम अन्य मशीनें भी लगी हुई हैं जो लगातार जो है पानी निकालने का काम कर रही हैं। निश्चित तौर पर जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं यहाँ से महज चंद कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ की जब सुविधाएं ऐसी हैं तो समझिए बाकी लखनऊ की क्या स्थिति होगी। लखनऊ स्मार्ट सिटी तो जरूर बन रहा है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। एक दिन की मूसलाधार बारिश ने सारी की सारी
पोल खुल दी और अब पंपिंग सेट लगा करके पानी निकालने की कोशिश की जा रही। ये सिर्फ एक जगह की बानगी नहीं है, पूरे लखनऊ की है। तमाम ऐसे इलाके हैं जिनके घरों में पानी भरा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई वहां पर पहुंचा नहीं। ना तो नगर निगम की टीम पहुंची, ना ही कोई अन्य पहुंचा। हालांकि जो मंडलायुक्त लखनऊ है, उन्होंने मोर्चा संभाला था, खुद आकर के उन्होंने जायजा लिया था कि कहां पर कितना जल भराव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि स्मार्ट सिटी की ओर तो लखनऊ बढ़ रहा है, लेकिन जमीन पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्यों जब एक दिन की जल भराव की समस्या से पूरा लखनऊ त्रस्त हो गया, क्यों जो व्यवस्थाएं थी वो धरातल तरफ उतारी नहीं गई? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के दम पर पूरा तरीका से खेल चल रहा है। जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं है। पंपिंग सेट तक लखनऊ में पर्याप्त नहीं, जितने पंपिंग सेट होना चाहिए थे उतने पंपिंग सेट मौजूद नहीं है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर लखनऊ नगर निगम कब जागेगा। लखनऊ से न्यूज मिलने के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी स्टैप के साथ। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट परिसर में भी पानी भर गया। पानी भरे होने से आने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट रोड पर पानी भरा होने से वाहन भी लोगों के खराब हो रहे हैं। वाहन खराब होने से एयरपोर्ट यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट के ही मुख्य रास्ते, पार्किंग एरिया के अलावा कई अन्य जगह पानी भर गया। जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण एयरपोर्ट सड़कों पर जल भराव देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने हैं, एयरपोर्ट रोड की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के पास ही जल भराव की समस्या ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया, क्योंकि कई लोगों की गाड़ियां इस जल भराव के कारण रुक भी गई। वाहन खराब होने से एयरपोर्ट यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हुई, जिसके कारण यहां पर जल भराव की समस्या पैदा हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिर निगम के दावों का क्या? बार बार ये कहा जाता है कि जब भी बारिश आएगी हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन क्या ढंग से सीवर की सफाई होती है? क्या यहाँ पर जल भराव की समस्या से निपटने के लिए बाकी इंतजाम किए जाते हैं? ये सवाल बार बार उठ खड़े होते हैं तब जब मूसलाधार बारिश इन दावों की पोल खोलती हुई नजर आती है। यहाँ पर भी देखिए, एयरपोर्ट जैसे इलाके में आप सोचिए, एयरपोर्ट के जो करीब का रोड है, जहाँ से जो भी यात्री ट्रैवल करके निकलते हैं वो यहाँ से वापस बाहर आते हैं। जब यहाँ पर ये हालत है तो आप बाकी के और आम इलाकों का हाल समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितनी दुविधा में, कितनी परेशानी में लोग होंगे। ना पॉश एरिया बचे हैं, ना एयरपोर्ट रोड बचे हैं, चारों तरफ जल भराव की समस्या। बड़ी बात यह कि कोई भी इंतजामात यहाँ लोगों की समस्या के समाधान के लिए नजर नहीं आए। जल निकासी की व्यवस्था ना होने से एयरपोर्ट सड़कों पर जल भराव हुआ और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इंतजामात यहाँ पर नहीं किए गए। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट रोड पर आप देख सकते हैं जल भराव। पानी भरे होने से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कईयों की तो गाड़ियां तक रुक गई। और लगातार दौरे कर रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। इस बार गोरखपुर पहुंचे, सहजनवा नौसर ट्रांसपोर्ट नगर के सर्किट हाउस पर पहुंचे और यहां पर बीजेपी के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। यहां पर देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि बैठकों का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि फिलहाल आने वाले निकाय चुनावों को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है और उसी लिटमस टेस्ट के लिए भूपेंद्र चौधरी भी पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी में हैं। भूपेंद्र चौधरी को हाल ही में यूपी बीजेपी की कमान सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार उनका जो दौरा है वो चल रहा है। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और अब गोरखपुर में वो पहुंचे हैं और यहां पर भी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। संगठनात्मक ये बैठक जहां पर भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे। देखिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वैसे भी जरूरी हो जाता है उनका संगठनात्मक तौर पर एक्सपेंड करना खुद को। हालांकि पहले से ही वो संगठन से जुड़े रहे, लंबा वक्त उन्होंने संगठन के लिए काम करते हुए गुजारा है और अब उनको ये बड़ी जिम्मेदारी संगठन ने दी है। लेकिन फिर भी प्रदेश अध्यक्ष, बतौर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपने पदाधिकारी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में उनका मिलना बड़ा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, जिसके कारण वो तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले सर पर निकाय चुनाव है, जिसको जीतना और आंकड़ों को बढ़ाना एक बार फिर से उनकी जिम्मेदारी है। उनके नेतृत्व के लिए ये अग्नि परीक्षा की ही तरह है। हालांकि भूपेंद्र चौधरी ने कई दफा, कई मौकों पर
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी के जरिए पार्टी को बढ़त दिलाई है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान में भी जब तमाम नाराजगियों का जिक्र हो रहा था कि किसान आंदोलन के कारण बहुत नाराज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोटर, तब भी वहां पर बड़े नुकसान से बीजेपी को बचाया। और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा, प्रतापगढ़ पहुंचे। शैक्षिक महाकुंभ के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बीजेपी कार्यालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं से वो संवाद करेंगे। विकास भवन में अफसरों संग विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो लगातार आप देख रहे हैं तमाम मंत्री, तमाम पदाधिकारी, सभी लोग इस वक्त यूपी के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मंत्रियों की ड्यूटीज लगाई थी। जोन वार सभी अपने जोन में जाकर वहां पर सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर और तमाम पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। अभी भी देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम की ड्यूटीज भी लगाई गई हैं। उसी के तहत तमाम जो बड़े नेता हैं उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। इस बीच प्रतापगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विकास भवन में अफसरों संग विकास कार्यों की वो समीक्षा करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये दौरा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग पर यह नोटिस जारी हुआ है। मामले में फरवरी 2023 में सुनवाई होगी। कोर्ट यह करेगा कि पति का पत्नी से जबरन संबंध रेप है या नहीं। 11 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया था। इसके बाद यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यानी इसके बाद यह तय होगा कि अगर कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाता है तो क्या वो रेप की श्रेणी में आएगा या नहीं। 11 मई को दिल्ली के हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला सुना था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। और पीयूष तिवारी हमारे साथ हैं। पीयूष, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मैरिटल रेप को लेकर स्पष्ट होना बाकी है कि क्या ये वाकई क्राइम की श्रेणी में आता है, रेप की श्रेणी में आता है कि नहीं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो पिछले कई महीनों से इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जो जज हैं उन्होंने अलग अलग फैसला दिया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कल भी इस मामले में सुनवाई हुई थी। ऐसे में आज जो सुनवाई हुई इसमें जो मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि इस मामले में जब अब अगली सुनवाई अगले साल फरवरी के पहले हफ्ते में संभव है कि हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये कहा जाता रहा है कि शादी करने के बाद जबरन कोई संबंध बनाता है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, इसको लेकर एक विरोधाभास था। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं पहले भी डाली गई थी और इसी को लेकर आज भी सुनवाई हो रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसको सुना है और उसके बाद ये फैसला दिया है कि अब ये पूरे मामले को एक साथ सुना जाएगा और फरवरी के पहले हफ्ते में इस पूरे मामले को सुना जाएगा। लौटेंगे बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए, लेकिन अब मामले पर सुनवाई होगी क्योंकि ये मामला अभी लंबित है। और बड़ी बात यह है कि इसको लेकर यह स्पष्ट होना बेहद ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा पीयूष भी जिक्र कर रहे थे कि कई याचिकाएं अभी तक जा चुकी हैं कोर्ट में और दिल्ली हाईकोर्ट के दोनों ही जजों ने इसको लेकर अपना अलग अलग फैसला भी दिया था। और यूपी भवन में फर्जी आईएएस अधिकारी पकड़ा गया है। यूपी काडर का फर्जी आईएएस बनकर यूपी भवन में ठहरे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक खुद को यूपी कैडर का आकाश कुमार सिन्हा बता रहा था। यूपी भवन में युवक ने बुकिंग के लिए पत्र में गृह मंत्रालय में खुद की तैनाती दिखाई थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अब फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हो चुका है। आईएएस बनकर यूपी भवन में ठहरा हुआ था। गृह मंत्रालय में खुद की तैनाती बनाया करता था, जिसको लेकर इसके पास एक नकली पत्र भी था। और पीयूष तिवारी हमारे साथ हैं। पीयूष, आईएएस बनकर यूपी भवन में ठहरा हुआ था ये शख्स।
आमतौर पे उत्तर प्रदेश भवन में उत्तर प्रदेश से जितने विधायक दिल्ली दौरे पर आते हैं या जितने अधिकारी आते हैं, आला अधिकारी आते हैं, वो उन्हें उत्तर प्रदेश भवन में कमरा अलॉट किया जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो बुधवार को एक लड़का आता है और वो अपने आप को आईएएस अधिकारी बताता है और कहता है कि एक लेटर भी वो अपने साथ में लेकर आता है जिसमें बताता है कि उसकी जो तैनाती है वो गृह मंत्रालय में हुई है और उत्तर प्रदेश भवन में वो बुकिंग के लिए एक पत्र लेकर आता है, जिसके बाद अधिकार वहां पे मौजूद रिसेप्शन के जो कर्मी वहां पे मौजूद होते हैं या यूपी भवन के जो अधिकारी मौजूद होते हैं उन्हें शक होता है और उन्हें वो पुलिस को सूचना देते हैं। उसके बाद निश्चित तौर पे फर्जी आईएएस का खुलासा हुआ है। और अगर हम बात करें तो आज भी दिल्ली पुलिस इस आईएएस को लेकर उत्तर प्रदेश भवन आई थी और 118 नंबर कमरे में इसे ले गई है, जहां से इसका जो कुछ सामान वहां बचा हुआ था उसको लेकर अपने कब्जे में लिया है। और इसके बाद जो उत्तर प्रदेश भवन के व्यवस्था अधिकारी हैं उनसे भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश भवन के व्यवस्था अधिकारी हैं, उन्होंने जिनका नाम दिनेश कारुस है, उनका साफ तौर पे कहना था कि 13 और 14 सितंबर की रात को यूपी भवन में आकर इसने एक कमरा बुक किया था और साफ तौर पे इन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्रालय ने यानी कि उत्तर प्रदेश भवन के जो अधिकारी हैं, व्यवस्था अधिकारी, उनसे गृह मंत्रालय ने भी पूछताछ की है। और आकाश के कमरे से, जो कि फर्जी आईएएस बताया जा रहा है, आकाश सिन्हा, उसके कमरे से कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं, जिसमें डीएससी की बात करें, डिजिटल सिग्नेचर की डिवाइस की बात करें या फोन की बात करें या अन्य। नहीं तो अभी तक ये साफ हो पा रहा पीयूष कि किस मकसद से ये वहां पर पहुंचा था। मतलब क्या ये कोई बड़ी साजिश है या फिर ये रौब दिखाने का मामला है या ये क्यों पहुंचा था, इसका मकसद अभी तक साफ हो पा रहा है क्या? आमतौर पर जैसे हमने देखा कि इस लड़की की उम्र करीब 18 से 20 साल तक की लगभग बताई जा रही है। ऐसे में अभी फिलहाल की जो शुरुआती जांच है वो चल रही है, चूंकि कल इसे पकड़ा गया है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, चूंकि आज इसके कमरे से सामान की बरामदगी हुई है, आज भी इससे पूछताछ हो रही है। निश्चित तौर पे बड़ा खुलासा कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से लेटर हेड इसको कहां से मिला, गृह मंत्रालय का लोगो इसे कहां से मिला, इसके अलावा अगर हम बात करें इसने मुहर कैसे बनवाई और क्या कुछ इसका कोई साजिश थी, किस साजिश के तहत यहाँ पे आया हुआ था, क्योंकि सिर्फ कमरा लेने के लिए कोई इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा। इस तमाम पहलुओं पे दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। संभवतः एक बार फिर से जो यूपी भवन के व्यवस्था अधिकारी हैं उनसे पूछताछ हो सकती है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश भवन के अधिकारियों से साफ तौर पर कहा गया है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही किसी को कमरा अलॉट किया जाए। फिलहाल जो फर्जी आईएएस बताया जा रहा है वो दिल्ली पुलिस के हिरासत में। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया पीयूष आपका फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, गृह मंत्रालय में खुद की तैनाती का इसने प्लान बनाया और इस तरीके से एक फर्जी प्लान तैयार किया कि ये खुद तैनात है वहाँ पर। इसने कहा कि मैं गृह मंत्रालय में तैनात हूँ, आईएएस बनकर यूपी भवन में ये ठहरा हुआ था युवक। और खबर दिल्ली से है, यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों का मामला है। भारत के कॉलेजेस में एडमिशन देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। भारत के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने की मांग, याचिकाकर्ता के वकील राजीव दत्ता ने कहा, जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से यूक्रेन से लौटे छात्र वॉर विक्टिम्स। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा छात्रों को वॉर विक्टिम कैटेगरी में ना ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको वॉर विक्टिम कैटेगरी में ना लेके जाएं और वहीं दलील में यह कहा गया याचिकाकर्ता के, जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से यूक्रेन से लौटे छात्र वॉर विक्टिम है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनको वॉर विक्टिम ना कहा जाए छात्रों को। देखिए, आपको याद होगा जब यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा था, उस दौरान में सबसे बड़ा सवाल उनके भविष्य पर मंडरा रहे संकट को लेकर ही उठ रहा था। और तब भी यही बात हो रही थी, क्योंकि आमतौर पर यूक्रेन में जो बच्चे स्टडी करते हैं वो मेडिकल की स्टडीज करते हैं। दो तीन बड़ी बातें हैं। देखिए, मेडिकल की पढ़ाई करने जब वो वहाँ पर जाते हैं तो पहला होता है यहाँ पर नंबर ना आना, दूसरा यहाँ की मोटी मोटी फीस, महंगा उनकी पढ़ाई। अब ऐसे में जब यूक्रेन में सब कुछ डिस्टर्ब्ड है तो उनकी जो मेडिकल की जो पढ़ाई चल रही थी वो भी डिस्टर्ब हो गई। अब ऐसे में उनको यहाँ पर क्या मेडिकल संस्थानों में उनको एडमिशन दिया जाएगा, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो या उनका भविष्य खराब ना हो, उसके लिए क्या किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट।
भारत के मेडिकल कॉलेज में क्या उनको एडजस्ट किया जाए? याचिकाकर्ता के वकील सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखते हुए कहते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से जो यूक्रेन से लौटे छात्र हैं वो वॉर विक्टिम्स हैं और छात्रों को वॉर विक्टिम की कैटेगरी में ना लेकर जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। अब बड़ा सवाल ये है कि वो वॉर विक्टिम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो कह रहे हैं कि छात्रों को वॉर विक्टिम ना कहा जाए। दूसरी बड़ी बात, जो याचिकाकर्ता है उनके जो वकील है वो कह रहे हैं कि ये वॉर विक्टिम्स हैं। अब इनको कैसे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि बात इनके भविष्य की है। भारत के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने की मांग की जा रही है कि भाई अगर वहां से ये बच्चे वापस आ चुके हैं तो आप इनको कैसे तो एडजस्ट कीजिए, इनके भविष्य का सवाल है। वो वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं, लेकिन यूक्रेन में क्योंकि सब चीजें डिस्टर्ब हो चुकी है, वहां पर चल रहा युद्ध के कारण, ऐसे में अब इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि अब नहीं पता कि ये बच्चे वहां कभी वापस जाकर पढ़ाई पूरी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वहां पर चीजें कभी नॉर्मल भी होंगी कि नहीं होंगी। ऐसे में मांग ये की जा रही है कि इन बच्चों को यहीं पर ही जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर उनको एडमिशन दिलाया जाए। इसी को लेकर ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। और चलिए फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।